गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तत्वों के आवर्ती गुण तत्वों के आवर्ती गुण यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इनकी बात करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमारे पास नंबर 1 पर आएगी एटॉमिक रेडियस, नंबर 2 आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नंबर 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे पास आएंगी इस तरीके से। ये तत्वों का आवर्ती गुण हैं। तो इन चारों को एक्सप्लेन करने से पहले हम बात करेंगे तत्वों के आवर्ती गुण की, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की। तत्वों के आवर्ती गुण। देखिए, जब हम आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है और ये पुनरावृत्ति ही तत्वों का आवर्ती गुण कहलाती है। तो हम कह सकते हैं तत्वों के वे गुण, तत्वों के वे गुण जिनमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है, तत्वों का आवर्ती गुण कहलाते हैं। तत्वों के आवर्ती गुण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो तत्वों का आवर्ती गुण हैं ये क्या क्या हैं? तो सबसे पहले अभी हमने बताया था कि सबसे पहला जो हमारे पास आवर्ती गुण है वो है परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस। आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे, एटॉमिक रेडियस को ही एक्सप्लेन करेंगे आज। ये DIUS। ठीक है, देखिए, यदि हम किसी एटम की बात करें, जनरली एटॉमिक रेडियस की बात करें, तो ये जो आपके पास एटम है इसके सेंटर की बात करें और सेंटर से आप जो एटॉमिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की बात करें तो ये जो इसका डिस्टेंस है ये एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार वो तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है और एक इस निश्चित समय में उसकी स्थिति और वेग का सही से अंदाज़ा लगाना बहुत ही असंभव सा कार्य है। तो ये जो एटॉमिक रेडियस है जनरली हम इस तरीके से ज्ञात नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल उसमें यदि हम एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक के केंद्र से, किसी भी नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, को परमाणु त्रिज्या कहते हैं।
यह निम्न प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास प्रकार है वो है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। यदि दो परमाणु हैं और वे आपस में एक दूसरे से सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजी त्रिज्या कहेंगे। तो हम कह सकते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े दो समान परमाणुओं की नाभिक की बीच की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई दो परमाणु हैं, जैसे आप यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जो दो परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु ये है, एक ये है, और इन दोनों के केंद्र की दूर जो ये बीच की दूरी है इसका जो आधा भाग है वो इनकी सहसंयोजक त्रिज्या। मान ली क्लोरीन के दो परमाणु हैं, एक यहाँ है, एक आपका एक यहाँ है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। इन दोनों के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो क्या कहलाएगा? इनका सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस को निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है दूसरा प्रकार, नंबर 2 पर है हमारे पास वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या, वान डेर वाल्स रेडियस। ये जो वान डेर वाल्स त्रिज्या है ये सामान्यतः परमाणुओं के बीच ना पाके ये अणु के बीच में पाती है, या वे अक्रिय गैसें जो बंध नहीं बनाती हैं उनके सिंगल परमाणु, यानी दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो अक्रिय गैसों में ये पाया जाता है, दूसरा अणु जो हैं जो आपस में एक बार क्रिया कर चुके हैं फिर से क्रिया नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का उदाहरण लिया था, हम हाइड्रोजन का उदाहरण ना लेकर हम H2 का उदाहरण लेते हैं। H2 अणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, खाली H जो है सिंगल वो परमाणु और H2 जो है वो अणु है। यानी दो अणु ले लें हम, ठीक है, मान लिया 2 H2 हमने ले लिए हैं, यहाँ पर एक H2 ये है और एक H2 ये है, यहाँ पर ये H2 है और यहाँ पर ये H2 है, और ये दोनों सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। और इन अणुओं के निकटवर्ती जो परमाणु हैं, जो पड़ोसी परमाणु हैं, और वहाँ से इनके नाभिक की मतलब दोनों की जो निकटवर्ती परमाणु पड़ोसी परमाणु हैं इनके बीच की दूरी का जो ये जो आधा भाग है ये वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। तो अब यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सहसंयोजी बंध से बंधे हुए, ठीक है, एक ही धातु के दो परमाणु के अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो उसकी वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। यानी आप यहाँ सीधा सीधा क्या ले रहे हैं? अणु ले रहे हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंध से जुड़े सहसंयोजी बंध से बंधे सहसंयोजी बंध से बंधे किसी एक ही तत्व के किसी
एक ही तत्व के दो पास पास वाले अणुओं के, दो पास पास वाले अणुओं के, दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा मान, नाभिकों की दूरी का आधा मान वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हम वैन डर वाल्स त्रिज्या बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो वैन डर वाल्स त्रिज्या है वो सामान्य त्रिज्या से बड़ी है। तो वैन डर वाल्स त्रिज्या हमारी पाई जाती है नंबर 1 अणुओं में पाई जाती है। ठीक है, अणु जैसा भी हमने कहा कि Cl2 का अणु, ये Cl2 का अणु है, इसका दूसरा पड़ोसी जो परमाणु है ये Cl2, यहाँ से यहाँ तक इनकी बीच की दूरी का ये जो आधा भाग है, यहाँ यदि देखा जाए तो Cl2 की वैन डर वाल्स त्रिज्या है। दूसरा, अक्रिय गैसों में भी ये त्रिज्या पाई जाती है। जो अक्रिय गैसें हैं उनमें भी वैन डर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है, और ये जो वैन डर वाल्स त्रिज्या है सहसंयोजी त्रिज्या से कई गुना बड़ी है। तो सामान्यतः जब हम एक आवर्त में चलते हैं तो बड़ी त्रिज्या से छोटी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस पर पहुँचते हैं तो त्रिज्या अचानक बड़ी हो जाती है। कारण यहाँ जब आवर्त में हम चल रहे हैं तो यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या है वो सहसंयोजक त्रिज्या है, सहसंयोजक त्रिज्या। और जब बिल्कुल लास्ट में पहुँचेंगे, और भी बहुत सारे यहाँ परमाणु होंगे, लास्ट में जब हम अक्रिय गैस पर पहुँचेंगे, किसी भी आवर्त में जब हम अक्रिय गैस पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास तीसरे प्रकार की जो त्रिज्या है वो है क्रिस्टल त्रिज्या। जो नंबर 3 है हमारे पास, ये है क्रिस्टल त्रिज्या। क्रिस्टल रेडियस, क्रिस्टल रेडियस। यदि हम क्रिस्टल रेडियस की बात करें तो ये धातु जो ठोस होते हैं वो जालक बनाते हैं, क्रिस्टल जालक। इन्हें आप सेकेंड ईयर में स्टडी करेंगे आप डिटेल में। तो ठोस के जो अणु हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं ऐसे। यदि ठोस के अणु की बात करें तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। यदि लोहे की रॉड की बात करें तो वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे। तो इन दोनों जो परमाणु हैं उनके बीच की दूरी का जो आधा भाग है ये इनकी क्रिस्टल त्रिज्या कहलाता है। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि किसी धातु के क्रिस्टल जालक में, किसी धातु के क्रिस्टल जालक में दो पास पास वाले परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, बीच की दूरी के आधे भाग को उस परमाणु की क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। ठीक है,
अब ये जो क्रिस्टल त्रिज्या है, अब यदि हम तीनों त्रिज्याओं को कंपेयर करें, क्रिस्टल में तो ये क्या हो गया, ये जो परमाणु एक दूसरे के पास पास आ गए। जो मेटल है, मान लीजिए आपके पास ये सोडियम मेटल था या आयरन मेटल था, तो इसमें बिल्कुल भी स्पेस है नहीं। तो हमने देखा कि 3 प्रकार की यहाँ त्रिज्या आ गई हमारे पास, ठीक है। कोवलेंट रेडियस में तो जनरली हमने देखा कि ये जो परमाणु हैं ये इस तरीके से एक दूसरे के नज़दीक थे और इनके बीच की दूरी का आधा भाग जो था वो कोवलेंट रेडियस था, सहसंयोजक त्रिज्या था, कोवलेंट रेडियस। और आपके पास जो क्रिस्टल त्रिज्या है उसमें यदि आपने देखा परमाणु को तो वो इस तरीके से होते हैं। तो ये आपका कौन सी थी, क्रिस्टल रेडियस, क्रिस्टल रेडियस। और तीसरी थी आपकी वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो अणु के अंदर होती है। इसमें जो निकटवर्ती जो पड़ोसी परमाणु हैं उनकी नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो होता है वॉन डेर वाल रेडियस। तो अब यहाँ आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये सबसे छोटी है यहाँ पर, कोवलेंट रेडियस से बड़ी क्रिस्टल त्रिज्या है, क्रिस्टल त्रिज्या से बड़ी वॉन डेर वाल रेडियस है। तो इस प्रकार ये जो आपके पास त्रिज्याएँ थीं इनका एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यदि हम परमाणु त्रिज्या की बात करें तो इसमें आयनिक त्रिज्या और रह जाती है, जिसे हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, कक्षाओं की संख्या। सबसे पहली बात है, नंबर 1 है कक्षाओं की संख्या, ठीक है। अब ये कक्षाओं की संख्या कैसे प्रभावित करती है, मान लीजिए यहाँ परमाणु है, एक कक्षा है, इसमें 2 कक्षाएं हैं, इसकी बात करें तो इसमें 3 कक्षाएं हैं। तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी परमाणु आकार बढ़ेगा। यदि हम बात करें कक्षाओं की संख्या, यदि ये बढ़ रही है तो परमाणु त्रिज्या सीधी सी बात बढ़ेगी, ठीक। अब जनरली यहीं पर इसी में यदि हम देखें, आपके पास ये एक सोडियम परमाणु है, ठीक है। इस सोडियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ आपके पास 3 कक्षाएं थी 11 इलेक्ट्रॉन में। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। यहाँ पर कक्षाएं थी 3 कक्षाएं, यहाँ कक्षा रह गई 2 कक्षाएं। तो इस कंडीशन में यदि आप यहाँ देखें कक्षाओं की संख्या घट रही है तो परमाणु आकार भी जो है वो घट रहा है, यानी परमाणु त्रिज्या सोडियम परमाणु की अधिक है और सोडियम आयन की कम है। सीधा सीधा कंसेप्ट है, कक्षाओं की संख्या घटेगी तो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या घटेगी। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है नाभिकीय आवेश। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है नाभिकीय आवेश। नाभिक में 2 चीज़ होती हैं, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। और यदि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाए तो जो नाभिक है वो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे बहुत फोर्सफुली अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋण आवेश है। तो जितना धनावेश बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इसको अपनी ओर खींचेगा, और इसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये क्या कहलाता है, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी यदि कक्षाओं की संख्या समान हो, ठीक है, यदि कक्षाओं की संख्या समान हो और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़े तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा।
प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तथा परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो हमारी ये जो परमाणु त्रिज्या है वो घटेगी, ये कंडीशन है यहाँ पर। यानी नाभिकीय आवेश का मतलब प्रोटॉनों की संख्या से, वैसे तो यदि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उस कंडीशन में जबकि कक्षाओं की संख्या समान है, प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु त्रिज्या को निर्धारित करने में प्रभावी हो जाता है। तो वहाँ वो कंडीशन जो है हमारे पास वो बड़ी प्रभावी कंडीशन है। यानी इस पूरे वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का जो मान है वो निरंतर घट जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर थे परमाणु त्रिज्या के विषय में, जो कि परमाणु त्रिज्या के बारे में बता रहे थे कि परमाणु त्रिज्या का क्या होगा उस कंडीशन में जब हम प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में बढ़े। ठीक है, तो ये जनरल कंडीशन हो गई। अब हम परमाणु त्रिज्या का आवर्त सारणी में परिवर्तन देख लेते हैं। परमाणु त्रिज्या का आवर्त सारणी में परिवर्तन, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्ग में परिवर्तन। वर्ग में परिवर्तन, यदि किसी वर्ग में आप परमाणु त्रिज्या की बात करें, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने पहले ही वर्ग ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीनियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, पहला आवर्त एक कक्षा को निर्धारित कर रहा है, दूसरा आवर्त जो है ये 2 कक्षाओं को निर्धारित कर रहा है, तीसरा जो है ये आप देख रहे हैं तो 3 को कर रहा है। यानी जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। अब जब ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, परमाणु त्रिज्या कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एक और चीज़ देख रहे हैं आप, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, परंतु यह परमाणु त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। कब, जब हम बात करेंगे वर्ग की। तो यदि इनकी परमाणु त्रिज्या की बात करी जाए किसी भी वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर, ठीक है, कोई भी आपके पास वर्ग है और उसमें यदि आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उस कंडीशन में जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ेगी क्योंकि कक्षाओं की संख्या, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बार बार आएगी, क्योंकि कक्षाओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या का आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन, ठीक है। यदि हम परमाणु त्रिज्या की आवर्त में बात करें, सपोज कि हमने आवर्त ले लिया लीबीब कनॉफ, ये एक आवर्त ले लिया और इसमें हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं क्योंकि ये सेकंड आवर्त है। सेकंड आवर्त का मतलब कक्षाओं की संख्या, देखिए परमाणु क्रमांक जो है वो लगातार बढ़ रहा है, कक्षाओं की जो संख्या है वो कांस्टेंट है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, और परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी किसी भी आवर्त में यदि आप लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, कक्षाओं की संख्या नियत रहेगी और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिस कारण परमाणु त्रिज्या ये बढ़ जाएगी लिख दिया है, ये घट जाएगी। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और आवर्त में लेफ़्ट टू राइट चलने पर परमाणु त्रिज्या घट जाती है। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से स्टडी करें इस आवर्त को, ठीक है, इस परमाणु त्रिज्या को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक त्रिज्या को लेकर फिर से उपस्थित होंगे और
इस प्रकार आज का जो सेशन है वो यहीं कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।